गाइस, वेलकम टू साय शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा, इम्यूनोलॉजी की हमारी सीरीज चली हुई है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, नहीं तो अदरवाइज मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी CUT PG 2024 की। जो भी बच्चा CUT PG 2024 MSc जोलॉजी या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला MSc जोलॉजी या पंजाब यूनिवर्सिटी MSc जोलॉजी की तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस होगा, आप सभी को पता होगा, उस एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बन रही है। और इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, या मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने डाली थी, उन सभी के PDF आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद, यानी इम्यूनोलॉजी खत्म होने के बाद, आपके पास लगभग 500 प्लस क्वेश्चन को आपको मैं एक PDF दूंगा, जिसको आपको सोल्व करना है। ओके, चलो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक कवर करेंगे ईट मी और नॉट ईट मी सिग्नल, दूसरा हम बात करेंगे वी सेल्स या वी लिम्फोसाइट्स के बारे में। देखो, व्हाट इज ईट मी एंड ईट नॉट ईट मी, होता क्या है। देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो खराब हैं, डैमेज हैं, एपोप्टोटिक सेल्स उन्हें बोलते हैं, एपोप्टोटिक सेल्स है, ठीक है, डैमेज सेल को। वो सेल हैं, ये नॉर्मल सेल हैं। तो हमारे मैक्रोफेजेज में को कैसे पता चलेगा कि ये सेल भाई डेथ है, ये सेल या ये सेल को हमने खाना है, ये मैक्रोफेजेज को कैसे पता चलेगा? पता है मैक्रोफेजेज क्या होते हैं? मैंने आपको पहले बताया है, ये एक बच्चे वाला बात है। मैक्रोफेजेज ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में डेथ या खराब सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, या फैगोस्टोसिस करते हैं। आप सभी को पता होगा, इन टर्म्स के बारे में मैंने डिटेल में जाऊंगा। तो हम ईट मी सिग्नल और नॉट ईट मी सिग्नल, इसमें क्या चीज़ है? पहले देखिए, हम बढ़ते हैं ईट मी के बारे में। कौन से ऐसे सेल्स है जो कहते हैं कि ईट मी, मुझे खाओ, ठीक है? तो जो खराब सेल होंगे, डैमेज सेल होंगे, वही कहेंगे कि हमको खाओ। और कहा किसको जा रहा है? मैक्रोफेजेस को। तो स्टार्ट करते हैं हम। एपोप्टोटिक सेल्स, याद रखना, एपोप्टोटिक वर्ड जहां आ गया मतलब डैमेज सेल्स, ऐसा सेल जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ की जा रही, नॉट नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होता है कि यदि आपको मैं स्लैप करूं, यदि आपको मैं जोर से मुक्का मारूं, या आप गिर जाओ नीचे, तो आपका सेल रप्चर हो जाता है, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस, सेल का टूटना, सेल का फटना। उस प्रोसेस को, नेक्रोसिस को, हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंटल है, वो अपने खुद की या आपको लगी, ठीक है, वो हमारे एपोप्टोटिक नहीं होगी। एपोप्टोटिस हमारे शरीर में चली हुई है, हमारे शरीर में एपोप्टोसिस चली हुई है, लगातार सेल्स बन रहे हैं, सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, यानी एपोप्टोटिक सेल्स। तो ऐसे सेल्स जो डैमेज हैं, वो सेल क्या करेंगे? मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वाई रिलीजिंग द लिपिड मेडिटर lysophosphatidic acid which function as a chemoattractant and normal cells और apoptotic cells। अब देखो, मैक्रोफेजेज है वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है कि ये नॉर्मल सेल है और ये हमारा डिस्ट्रॉय सेल है, यानी एपोप्टोटिक सेल्स है। तो एपोप्टोटिक सेल्स हैव एक्सप्रेसिंग यूनिक मॉलिक्यूल्स लाइक फोस्फेटाइलसरीन एंड लाइसोफोस्फेटाइलकोलिन। ये दो मैंने सब्सटेंस बताए हैं, ये आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में। फोस्फेटाइलसरीन, फोस्फेटाइलसरीन एक ऐसा लिपिड मॉलिक्यूल्स है जो जनरली हमारे सेल के मेम्ब्रेन के किस तरफ होता है? अंदर की तरफ होता है, यानी इंट्रा सेलुलर होता है नॉर्मल सेल में। बट जिन सेल्स को डेथ होने हैं, जिस सेल्स ने एपोप्टोसिस करनी है, उन सेल्स में हमारा फोस्फेटाइलसरीन उस सेल के सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। कहा क्या जा रहा है? पहले ये फोस्फेटाइलसरीन कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। बट जिस भी सेल की डेथ होनी है, तो वो जो यह फोस्फेटाइलसरीन है, ये बाहर आ जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पर आ जाएगा। अब ये सेल मेम्ब्रेन पर आ जाएगा, तो हमारे जो मैक्रोफाजेज है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई, इस सेल को हमने खाना है, ये हमारा भोजन है, ठीक है। मैक्रोफेजेज आएंगे, सेल को एनगल्फ कर लेंगे, फैगोसाइटोसिस होगी और वो एलिमिनेट कर देंगे उस डेथ सेल को। तो समझ आ गया? सिंपल बात है, ओनली सिंपल फंडा है कि फोस्फेटाइलसरीन नॉर्मल सेल में अंदर होते हैं, या लाइसोफोस्फेटाइलकोलिन ये अंदर होता है। बट जैसे ही हमको डेथ करवानी है, तो ये चले जाएंगे बाहर, बाहर चले जाएंगे, यानी सेल से बाहर चले जाएंगे। सेल से बाहर गए, सरफेस पर आए, हमारा मैक्रोफाज आया, उसने खा लिए भाई, सिंपल बात है। अब दूसरी बात करते हैं डोंट ईट मी।
अब देखो डोंट ईट मी कौन करेंगे, वही सेल करेंगे जो नॉर्मल सेल हैं। नॉर्मल सेल तो कहेंगे कि मैक्रोफेज को हमको मत खाओ। यदि नॉर्मल सेल को मैक्रोफाज खाने लग पड़ा तो वो तो फिर आपके लिए नुकसानदायक है कि नॉर्मल सेल ही डिस्ट्रॉय खत्म हो रहे हैं। तो नॉर्मल सेल डोंट ईट मी सिग्नल देते हैं। इसका क्या मतलब, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उन मोलिक्यूल्स पर, उन सेल्स पर CD47 मोलिक्यूल्स लगा होता है। सभी नॉर्मल सेल में, हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं, नॉर्मल सेल हैं, उनके ऊपर एक मॉलिक्यूल लगा हो, इसको बोलते हैं CD47। याद रखना, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि CD47 का क्या काम है। तो हमारे शरीर में एक मॉलिक्यूल लगा है, सभी सेल्स पर लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं CD47 यानी CD47। और ये CD47 नॉर्मल सेल्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं एक नॉर्मल सेल हूँ। अब जो मैक्रोफाजेज हैं जिन पर एक रिसेप्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं SIRP2, SIRP2, ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये भाई CD47 वाला सेल है, इसको नहीं खाना है, ठीक है, तो वो उस सेल को नहीं खाते हैं। सिंपल बात है, मैं लेमैन में मेरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। CD47 लगा होता है सेल के सरफेस पर, मैक्रोफेजेस आएंगे, मैक्रोफेजेस के रिसेप्टर CD47 को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई ये तो CD47 है। और याद रखना है, उनको पता है कि CD47 वाले नॉर्मल सेल्स हैं, इनको नहीं खाना है। तो जो सिर्फ रिसेप्टर है वो CD47 को पहचानता है और कहता है कि हम इसको नहीं खाना है, तो उसको छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। बट अब न्यू रिसेंटली एक डिस्कवरी हो रही है कि जो कैंसरस सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, उन्होंने एक दिमाग लगाया है, वो CD47 को अपने ऊपर लगा रहे हैं। अब कैंसर सेल्स CD47 को अपने सरफेस पर लगा देंगे तो मैक्रोफेजेस सोचेंगे कि ये नॉर्मल सेल है और उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। अगर उस कैंसर सेल को एलिमिनेट नहीं किया गया तो वो तो ट्यूमर बना लेगा, और ट्यूमर बना लेगा तो वो मैलिग्नेंट होगा, इन्वेसिव नेस्ट करेगा, मेटास्टेसिस करेगा और हमें कैंसर कोज हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ी आजकल चली हुई है डिबेट कि जो कैंसर सेल्स हैं वो अपने सरफेस पर CD47 लगा रहे हैं, और CD47 लगा रहे हैं तो मैक्रोफेजेस इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो नॉर्मल सेल है कि कैंसर सेल है। वो तो सोचेगा कि ये तो नॉर्मल सेल है, इसके ऊपर CD47 लगा हुआ है, तो उसको नहीं खाएंगे। बट रियलिटी में वो कैसे सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, और वो बच रहे हैं, वो प्रोजेनी बढ़ा रहे हैं अपनी। तो ये चला हुआ है आजकल, बहुत सारे स्टडीज हो रही है इस पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज वी लिम्फोसाइट्स। अब देखो हमारा टॉपिक है वी लिम्फोसाइट्स। ये वी लिम्फोसाइट्स को वी सेल्स भी बोलते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आपने एज इट इज नोट कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं इनसे। पहला, दे आर एपीसीज। तो व्हाट आर एपीसीज, मैंने आपको पहले बताया है व्हाट इज एपीसीज। एपीसी होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो एंटीजन को अपने सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं, किन के लिए, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए। मैंने आपको पहले बताया हुआ है एपीसीज क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट, दे कैन एक्सप्रेस MHC2। ये भी मैंने बताया व्हाट आर MHC2। MHC2 ये होता है आपका, ये होता है कंपैटिबिलिटी, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC2, MHC1 के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अब MHC2 होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि एपीसीज होते हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं अपने सरफेस पर, तो वो किस पर एक्सप्रेस करवाएंगे, कोई ना कोई तो रिसेप्टर लगा होगा बी सेल्स पे। तो बी सेल्स पे एक रिसेप्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं MHC2। इन रिसेप्टर्स के ऊपर उन एंटीजन को रखा जाता है और प्रेजेंट किया जाता है टी सेल्स को बुलाया जाता है, हेल्पर टी सेल्स को और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, कि उसको खा लें। ठीक है। तीसरा पॉइंट, हैव ए सरफेस मार्कर और आइडेंटिफिकेशन मार्कर। ये देखो, ये जो लाइन है, जो थर्ड लाइन मैंने लिखी है, ये पिछली बार पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आया था और CUT PG में भी आया था। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कौन से ऐसे सरफेस मार्कर हैं जिनको हम यूज करते हैं किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बी सेल्स को। मान लीजिए हमारे पास एक पेट्री डिश दी हुई है, वहां पर बहुत सारे सेल रखे हुए हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफाजेस, बेसोफिल्स, वो कुछ रखा है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेल्स है वो बी सेल्स हैं। तो उन पर एक सिलेक्टिव मार्कर प्रेजेंट होता है जिनको बोलते हैं CD19। तो याद रखना, CD19 जो जिन बी सेल्स के ऊपर CD19 लगा होता है वो एक बी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एज इट इज आपको याद रखना है। फोर्थ लाइन लिखी हुई है एंटीबॉडीज एट सरफेस। अब ये भी याद रखना कि एंटीबॉडीज के ऊपर जो बी सेल्स हैं
उन पर कुछ एंटीबॉडीज भी लगी होती हैं जिनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडीज। यदि आपसे पूछा जा सके कौन सी दो ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, तो IgM और IgD, ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं और ये बी सेल या बोल सकते हैं वी लैम्फोसाइट्स के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये तो आप सब बच्चे को पता होगा कि एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनीट इम्यूनिटी क्या है। इनीट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें कोई भी बी सेल्स टी सेल्स का यूज नहीं है। सिंपल आपके बेसोफिल्स मैक्रोफाजेस हो गए, आपके इओसिनोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, वो काम करते हैं। बट इन द केस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी मेमोरी की बात आ रही है, तो यहाँ पर बी सेल्स और टी सेल्स काम करेंगे। तो ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स करता है, यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी को जागृत करता है। सिक्स्थ पॉइंट है लोकेशन। यहाँ पर ये पिछली बार पूछा गया था कि बी सेल्स का ओरिजिन और मैचुरेशन कहाँ होता है, तो बी सेल का ओरिजिन मैचुरेशन दोनों होता है बोन मैरो के अंदर। इन केस ऑफ वर्ड्स ये वर्सा ऑफ फैब्रिकस में होता है, ये भी याद रखना। ओके। एंटीजन, अब देखो मैंने लिखा है कि बी लिम्फोसाइट्स दो फॉर्म में होंगे, एक तो BCR में होंगे और एक प्लाज्मा सेल्स में होंगे। तो ये दो टर्म में बता रहा हूँ आपको, BCR और प्लाज्मा सेल्स, ये क्या चीज़ है। मान लीजिए आपके शरीर में कोई ना कोई एंटीजन आ गया, यानी ऐसा कोई पैथोजन आ गया जो डिजीज कोजिंग करेगा। वो आपके सबसे पहले किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपके बी सेल्स के ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिनको हम, उनको हम बोलते हैं BCR यानी बी सेल्स रिसेप्टर्स। वो सबसे पहले इंटरेक्ट करेंगे उस एंटीजन के साथ। जैसे ही उन्होंने एंटीजन के साथ इंटरेक्ट किया, वो दो चीज करेंगे, वो तो प्लाज्मा सेल्स को सीक्रेट करेंगे और या तो वो क्या बनाएंगे, यहाँ पर ढक गया है, यहाँ पर मेमोरी सेल्स में होता है, मेमोरी सेल्स को इनिशिएट करेंगे। अब देखो जैसे ही हमारे एंटीजन VCR के साथ इंटरेक्ट करेगा, हमारा प्लाज्मा सेल्स सीक्रेट होंगे या तो हमारी मेमोरी सेल सीक्रेट होंगे। मेमोरी सेल आएंगे तो पहचान लेंगे कि हाँ ये तो पहले भी आया था एंटीजन, इसको डिस्ट्रॉय करने का मुझे पता है कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये एंटीबॉडीज बनाएगा और डिस्ट्रॉय करवा देगा। या तो प्लाज्मा सेल्स बनेंगे। प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल्स आर द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन से सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज को सिक्रेट करते हैं, बट वहां पर बी लिम्फोसाइट्स का एग्जांपल नहीं दिया होता है, ऑप्शन नहीं दिया होता है, तो आप क्या टिक करोगे, तो आपको टिक करोगे प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स भी आपके बी सेल्स ही होते हैं, उनके ही एक रूप है प्लाज्मा सेल्स। तो बी सेल्स जो होते हैं उनका एक रूप है प्लाज्मा सेल्स, ये हमारे एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। ओके। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे रिसेप्टर दिख रहे हैं, तो बी सेल्स के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। ओनली BCR और MHC2 ये दो ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इतने सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं दो चार आपको बताऊंगा, दो चार के 5-6 होंगे, उनको रट लेना, वो लगातार पूछे जा रहे हैं। अच्छा नहीं है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक फोटो और दिखाता हूँ, उसमें आपको आराम से बताऊंगा। एक सेकंड, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लगा होता है पहला जो रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं बी सेल को रिसेप्टर्स। बी सेल को रिसेप्टर्स, इसमें 3 रिसेप्टर आएंगे, CR2, CD19 और टापा1। तो CR2 इसको CD21 भी बोलते हैं। ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये को रिसेप्टर की तरफ काम कर रहा है, यानी जो भी रिसेप्टर होंगे बी सेल्स पर उनको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। CD19 मैंने पहले बताया, ये आपका सेलेक्टिव मार्कर है बी सेल का। और टापा1 इसको CD81 भी बोलते हैं, CD81 ये भी एक को रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो ये सबसे पहले 3 रिसेप्टर ये होते हैं। नेक्स्ट रिसेप्टर BCR रिसेप्टर्स। BCR रिसेप्टर्स मैंने पहले बताया, कुछ एंटीबॉडीज होंगी, जो एंटीबॉडी होंगे इनके नाम मैंने बताया आपको, IgM और IgD। साथ में IG अल्फा एंड IG बीटा भी होते हैं, जिनको CDC79A और CDC79B भी कहते हैं। एज इट आपको रटते चलना है, ठीक है। पहले कौन बताया मैंने, बी सेल को रिसेप्टर, दूसरा बताया BCL यानी बी सेल रिसेप्टर। नेक्स्ट आता है आपके पास टोल अलाइक रिसेप्टर, जो इंट्रासेलर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, बी सेल के अंदर होंगे, बाकी ये सरफेस पर लगे होते हैं, बट ये जो टोल अलाइक रिसेप्टर वो अंदर होते हैं, बिल्कुल सेल के अंदर। बाकी यहाँ पर लगा होता है को स्टिमुलेटरी सेल्स, ऐसे सेल्स जो को स्टिमुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। वो दो होते हैं, एक होता है CD40 और एक होता है V7, CD80/CD86। मैं आपको बता दूंगा, इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, अब तक आप रटो बस, CD40 और B7। उसके बाद एडेसन मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, वो एक होता है जिसको पता है ICAM पढ़ा है आपने, जहां पर भी एडेसन मॉलिक्यूल्स काम करता है वहां पर ICAM काम करता है, ICAM1।
एक यहाँ पर MHC2 लगा होता है, मैंने आपको पहले बताया MHC2 मॉलिक्यूल्स होता है जो एंटीजन को प्रेजेंट करता है, इसके ऊपर एंटीजन लगाया जाता है। और लास्ट में यहाँ पर इनहिबिटर लगा होता है, इनहिबिशन का काम करता है, वो होता है CD22 CD22। ओके, तो यहाँ पर ये सारे सेल सरफेस रिसेप्टर थे बी सेल के। बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।